नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि और केंद्रीय बजट 2022-23 की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार है। 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो खेती किसानी यानी कृषि क्षेत्र को क्या मिला, इसकी भी अपेक्षा रहेगी। इस अपेक्षा का एक कारण यह भी है कि कृषि और किसान कल्याण संबंधी योजनाएं केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रही हैं। किसान संगठनों ने भी सरकार के सामने अपनी कुछ मांगें रखी हैं। खेती पर किसानों की लागत बढ़ी है, डीजल से लेकर खाद और बीज के दामों में इजाफा हुआ है। इस लिहाज से भी आगामी बजट से किसानों को, कृषि क्षेत्र को खासी उम्मीदें हैं। सरकार चाहती है देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, संपन्न हो। कृषि क्षेत्र को बजट से क्या उम्मीदें हैं, कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या है, इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव आलोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही मुख्य सलाहकार CIAF के पी चंगेल रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंगेल रेड्डी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत में आलोक सिन्हा जी से करूंगा। आलोक जी, यह साल बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 सरकार का एक वादा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का। इस लिहाज से इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं? साथ ही मैं एक बात और भी रखना चाहता हूं कि कोविड का एक पीरियड रहा है बीच में। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बजट से आप किस तरह की अपेक्षाएं कर रहे हैं? देखिए, एक तो कोविड के बावजूद भी मूल्य समर्थन योजना में जो धान, चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है वो पिछले 2 साल में रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन उसके अलावा कोई खास स्कीम वगैरह को उतने जोश और ताकत से लागू नहीं किया गया क्योंकि कोविड आ गया था। कोविड के कारण जब भी वेव आता था, ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स वगैरह आ जाते थे। तो उसलिए जो सरकार का जो मंशा था कि 2022 तक दोगुना हो जाएगा किसान की आय, उसको अब उतने एज अ टारगेट नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो 2 साल का जो पैंडेमिक आया है जी, इससे कम से कम पूरे विश्व की इकोनॉमी 5-6 साल तक का पिछड़ गया है। जी, लेकिन क्योंकि उपज बढ़ती गई है, प्रोक्योरमेंट बढ़ता गया है, देयर इज नो डाउट कि इंडियन एग्रीकल्चर अब इम्प्रूवमेंट्स के लिए और एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उसको अब होपफुली यदि मार्च अप्रैल तक ये वाला ड्राइव भी चले जाए कोविड का और कोविड का अंत हो जाए तो उसके बाद तो कृषि में हिंदुस्तान में क्रांति लाने के लिए कंडीशंस हो जाएंगे। तो उसमें बजट में क्या देना चाहिए? एक तो मूल्य समर्थन योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और PDS को तो लागू करने के लिए उसमें ज्यादा ही प्रोविजन करना होगा। लेकिन साथ साथ अगर मुझसे एक पॉइंट आप पूछे तो मैं ये कहूंगा जी, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर को करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अर्जेंट हो गया है। एक जाने माने इकोनॉमिस्ट जोहल साहब ने करीब 20-25 साल पहले कहा था कि पंजाब में यदि ये धान की कल्टीवेशन चलता रहे जैसे चल रहा है तो 2050 तक पंजाब, राजस्थान के की कहानियां जो सुनते थे कि रेगिस्तान था एक जमाने में, जी, वो पंजाब में वो रेगिस्तान आ जाए। सो देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बजट में बहुत ही सीरियस मेजर सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसकी झलक पूर्व के बजट में देखने को मिलती भी रही है कि परंपरागत कृषि से हटके भी किसान जो दूसरे कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था है उस पर भी ध्यान दे ताकि कृषि में किसानों की आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़े, उनकी आय बढ़े। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा, चंगेल रेड्डी जी, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त हमारी देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी प्रोडक्शन हो गई। जी, इज अ प्रोडक्शन एंड पेरिश। मतलब देखिए, कोई भी हो, हर फसल में जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा एंड वी हैव बिकम फूड सेल्फ सफिशिएंट एंड हम तो जो है एक्सपोर्ट करने का भी इस वक्त फैसिलिटीज है।
हमारी देश के सामने ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचना है कि खेती को कैसे इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव करे। इस वक्त हमारा सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वर्ल्ड में कंपटीशन हो गए, तो खेती में क्या मुश्किल है। इसमें हम ये देख रहे कि गवर्नमेंट तो जो कोशिशें कर रहे, इतनी सारी प्रोग्राम्स डाली, इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और थोड़ा ये भी है कि एडवांस प्लानिंग नहीं है देश में। क्यों बोले तो एग्रीकल्चर जो नाम के वास्ते तो स्टेट सब्जेक्ट है, मगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज बैंकिंग ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल पे है जी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अच्छा सा क्रेडिट देना, क्रॉप इंश्योरेंस है, एमजी नरेगा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक एमएसपी है, हम सबको मालूम है कि एमएसपी नाम के वास्ते तो है 23-24 क्रॉप्स को, मगर प्रैक्टिकल जो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था सिर्फ पंजाब हरियाणा आंध्रा में पिछले 30-40 साल से प्रोक्यूरमेंट हो रहा था। पिछले 10 साल से स्टेटा भी थोड़ा बहुत प्रोक्यूरमेंट करना शुरू किए। मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अलावा अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज को लाए, इन्वेस्टमेंट्स को लाए और यहाँ के इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करे। अभी हमारा फूड ये जो कंपनीज लगा रहे ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये है, मेरे ख्याल से इस वक्त हमारा समस्या है कि गवर्नमेंट कुछ अलग तरीका से सोचना। सिर्फ बजट की अलॉटमेंट ठीक है, अब आलोक साहब ने बोला था कि क्रेडिट का, क्रॉप इंश्योरेंस को थोड़ा मजबूत करना है, मगर हम चाहते कि गवर्नमेंट टोटल रिओरिएंटेशन करना है एग्रीकल्चर को। मैं सिर्फ हम हमेशा बोलते रहते पब्लिक को, क्यों भाई अगर मेरा भाई अगर इंजीनियर डॉक्टर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव हुआ और हमारा आर्मी भी इंटरनेशनली वी आर नो वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, ये किसान क्यों ऐसी मुश्किलों में है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जो है मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को हम बहुत सारी सजेशंस दिए। प्री बजट मीटिंग को हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किए कि आप नॉन एग्रीकल्चर मतलब एनिमल हस्बेंड्री दूसरी चीजों को आप इंपॉर्टेंस दे दीजिए। और इसके साथ साथ एक दो चीज गवर्नमेंट सोचना है कि इस वक्त प्रोडक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए तेलंगाना में ट्रिपल हो गए स्पैडी का प्रोडक्शन, क्यों नहीं गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देते कि जितना चाहे तो उतना एक्सपोर्ट करो। ऐसा पंजाब में भी कर सकते, हमारा कपास को कर सकते, ऑयल से कोई भी फसली हो। देखिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त सोचना है कि आप एक 5-10 साल का एग्रीकल्चर प्रोग्राम बनाना। ये एग्रीकल्चर प्रोग्राम आप जनरलाइज मत कीजिए, कमोडिटी बेसिस पे कीजिए आप। क्यों बोले तो एग्रीकल्चर यहाँ बहुत सारी बड़ा देश है और डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। आप 4-5 ले लीजिए, कपास ले लो, मिर्ची ले लो, और हमारा हार्टिकल्चर तो है, और इवन चावल गेहूं में भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हो सका तो आप अब से शुरू करो। 2-3 साल के अंदर हम 2-3 करोड़ टन जो है हम एक्सपोर्ट करने का हमारे पास कैपेसिटी है, तो क्यों नहीं कर रहे आप। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये सब चीजें सोचना। अच्छा, अब जो है ये बजट में एक चीज हम फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए इस वक्त क्या है, प्रोडक्शन का दाम ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो गई और एमएसपी जरा कम हो रहा बोल के बहुत सारी स्टेटों में पिछले 1 साल से एजिटेशन चल रहा। हमारी सूचना गवर्नमेंट को यह था कि अगर हो सका तो एमजी नरेगा को आप पूरा की पूरा लेबर एक्टिविटी से लिंक करो, और जो थोड़ी सी ये एग्रीकल्चर इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर 18% टैक्स है उसको आप पास करो। ऐसा थोड़ा सा यू गिव देम सम फैसिलिटी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर कम करने का कोशिश किया तो ये अच्छा हो जाए। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन आलोक जी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भारत में सबसे अधिक छोटे किसान हैं, उनकी समस्याएं अपनी एक अलग हैं। ये बात ठीक है कि एक्सपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा है, कृषि प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, ये भी एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने रहा है। सरकार ने तमाम तरह के कानून बनाने की कोशिश पिछले दिनों की भी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो छोटा किसान है उसकी अपनी समस्याएं हैं। देखिए मैं रेड्डी साहब के व्यू से सहमत हूं कि यदि हमारे बच्चे अगर इंटरनेशनली आर्मी, आर्म फोर्सेस और इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस में इंटरनेशनली compete कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं कर सकता है। टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ एमएसपी। देखिए एमएसपी में होता ये था कि किसान को कहा गया कि भाई आप जितना उपज कर सकते हो करो, एफसीआई के माध्यम से उसको खरीदा जाएगा
और पीडीएस के माध्यम से उसको बेचा जाएगा। नाउ इंटरनेशनल मार्केट बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत एडवांस्ड हो गया है। हमारे यहाँ एक संस्था है FSSAI जो मैन्युफैक्चर्ड पैकेज्ड फूड को सर्टिफाई करती है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं नंगा ग्रेन, नंगा धान, नंगे शाक सब्जी, उनके ग्रेडेशन में कोई ना अवेयरनेस है, ना कोई अभी तक ठोस कदम उठाया गया है। इसमें एक्चुअली फार्मर्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो आगे आके अपना जो उपज है उसका बिफोर इट इज प्रोसेस्ड नंगा रूप में ही उसका ग्रेडेशन किया जाए। क्योंकि देखिए, बाहर जब नेकेड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होता है तो पहला रोड ब्लॉक आता है कि उसका ग्रेडेशन में क्या वो पास कर जाएगा कि नहीं। नाउ साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, लाओस वगैरह, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसलिए इनके यहाँ तो जो चावल और दाल भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ क्षमता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ग्रेडेशन को इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है, एंड इट कैन बी डन, वन जस्ट हैज टू टेक अ डिसीजन। जी रेड्डी साहब, जो छोटे किसानों की बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आमतौर पे कर्ज की बात होती है। एक तरफ कर्ज का मुद्दा रहता है, दूसरी तरफ किसान को आत्मनिर्भर बनाने का सवाल है। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। आप कैसे देखते हैं दोनों चीजों को, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है ये? देखिए, ये गलत है कि आप ये छोटा किसान बड़ा किसान की मामला, क्यों बोले तो 90% हमारा किसान छोटा ही है जी। वही भी देखिए छोटा ही है। इसमें मेरे ख्याल से बड़ा किसान मेरे ख्याल से वेरी नेग्लिजिबल कोई है ही नहीं हमारा, बहुत सारी है ना। अब देखिए, एक चीज आप याद रख लीजिए, छोटी किसान हो बड़ी किसान हो, इनपुट क्या कॉस्ट क्या है? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डीजल और लेबर, ये चारों में जो है, ये कोई भी हो, अगर 10 एकड़ हो, एक बीघा जमीन वाले हो, प्रोडक्ट कॉस्ट तो वही होता ना भैया। तो क्यों ना ये देखिए, ये इसलिए मैं ये बहुत बता रहा हूँ कि पिछले 10, 15, 20 साल में क्या हुआ। पहले तो है ठीक था थोड़ा बहुत, मगर पिछले 5-6-10 साल से क्या है, ये लेबर कॉस्ट बहुत हुआ, बहुत बोले तो ज्यादा हो गया, और पेस्टिसाइड्स का भी ज्यादा हो गया। हमारे यहाँ क्या एक दिक्कत आए, प्रोडक्शन होते जा, इट इज इंक्रीजिंग। पिछले देखिए 20 साल के पहले चावल, गेहूं, बिहार, मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में बहुत कम था, मगर 10-15 साल से क्या है, उनको अच्छा बीज मिले और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना भी ज्यादा हो रहा, पेस्टिसाइड्स का भी ज्यादा हो रहा, मैकेनाइजेशन की ज्यादा हो रहा, इरिगेशन फैसिलिटी भी ज्यादा हो रहा, इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्शन होते जा रहा। अब इस वक्त आप छोटा बड़ा, दिस इज वर्चुअली कोई फायदा नहीं है, आप हमेशा ये छोटा बड़ा सोचो। तो आजकल मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर कोई भी वेजिटेबल फ्रूट है, कोई फ्रूट है, कोई भी हो, एक प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मैं हैदराबाद में, तेलंगाना में प्रोडक्शन करता हूँ, ये सिर्फ तेलंगाना नहीं है, ये आंध्रा और हैदराबाद नहीं है, ना बम्बई है, ये पूरा देखिए। अब हमारे पास इतनी कैपेसिटीज है कि हम कंपल्सरी हर फसल में जो है, हम एक प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना। अब देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, पिछले 30 साल में कोई क्रॉप जो है प्रोडक्टिविटी एवरेज ज्यादा नहीं हुआ। ऑयल सीड हो, कपास हो, चिल्लीस हो, पैडी में हमारा एवरेज इंटरनेशनल से बहुत कम है, चाइना से 50% भी नहीं है। तो हमारा सूचना है कि गवर्नमेंट को, इसीलिए हम बार बार गवर्नमेंट को बता रहे कि आप इस प्लानिंग में बहुत गलत है, आप बिल्कुल ओवरहॉलिंग करना। देखिए, हम इंसिस्ट करते हैं, क्यों बोले तो आपको प्रॉब्लम आपको होगा, क्यों बोले तो एमएसपी आपको अनाउंस करना है, प्रोक्यूरमेंट के आपके ऊपर दबाव डाल के बैठे हैं हमेशा। एवरीबडी इज ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले साल जो एक्ट कानून पास हुआ, मेरे ख्याल से हमारा साउथ वालों को तो कोई मुसीबत नहीं था, मगर कुछ पंजाब हरियाणा किसान भाइयों को कुछ प्रॉब्लम हुआ, बस हो गए। अब देखिए, अब क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्शन है। अब देखिए, हम कपास को पैदाइश करते हैं लाखों टन, अगर कोई व्यापारी 1-2 लाख टन कपास को अगर स्टोर किए, ऐसी चिल्लीस को स्टोर किए, कोई कमोडिटी को स्टोर किए, उसके ऊपर फटाफट वो एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर
10 ऑफिसर लोग जाके उसको बहुत परेशानी कर सकते। जी अच्छा, अगर कोई हमारा एक्सपोर्टर है दूसरे देश में उसको अगर कुछ कोई भी फसल को ब्रांड इमेज करना चाहते थे, कहाँ होता ब्रांड इमेज? हम तो यहाँ 4-5-10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। जब तक जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहता ना भाई। अब आप देखो, कैलिफोर्निया से एप्पल आते, उसके ऊपर अब ट्रेसेबिलिटी रहता। हमारी जो आम आते हैं उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कोई आम के ऊपर कौन सा फसल, कौन सा खेती जी में हुआ, कितना फर्टिलाइजर हुआ, कितना पानी इस्तेमाल किया, किसी को पता नहीं है। कोई बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, रेड्डी जो साहब। भी इंडियन प्रोडक्टों के ऊपर जी क्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल गवर्नमेंट रेड्डी ऑफ साहब। इंडिया अलग तरीका से सोचने का शुरू करना है। जी जी बिल्कुल। और एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है खेती किसानी को लेकर। सरकार के फोकस में जो खेती किसानी का मुद्दा रहा है, किसानों के कल्याण संबंधी योजनाओं का मुद्दा आ रहा है, चाहे जैविक खेती की बात हो या यूरिया के इस्तेमाल को कम करने की बात हो। रेड्डी साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र जी। रमेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। रमेश जी, इस बार 2022-23 का जो बजट है, खास तौर से जो किसान है, जो कृषि क्षेत्र है, उसको खासी उम्मीदें हैं। सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी है, बाजार का भी है कि कृषि बाजार जो है उसमें रिफॉर्म्स की जो बात थी, सुधार की जो बात थी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। आप कैसे देखते हैं? जो हमारा कृषि है, वो जब आप समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो ओवरऑल बात यह है कि किसानों को अपने प्रोड्यूस का रिम्यूनरेटिव प्राइस कैसे मिलना चाहिए। वो एमएसपी से भी मिल सकता है। बहुत सी क्रॉप जो है जिन पे एमएसपी नहीं है, वो मार्केट से भी मिल सकता है। तो जब बजट की हम बात करते हैं तो बजट ये देखता है कि जहां एमएसपी है उसको एक बेहतर कैसे बनाया जाए, और जहां एमएसपी नहीं है उन क्रॉप्स के लिए भी एक इस तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे ताकि किसानों को जो है रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो मिले। अब इसी दिशा में आपने रिफॉर्म्स की बात की। 3 जो नए एक्ट लाए थे वो लाए गए थे, लेकिन उनको जो है वापस अब कर दिया गया है। तो अब जो चुनौती है वो ज्यादा बड़ी हो गई है कि उन एक्ट्स को चेंज किए बिना हम कैसे इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाएं, जी मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, स्मॉल फार्मर को स्केल देने के लिए कैसे हम बनाएं कि ओवरऑल एक एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल रहे हर रिस्पेक्ट्स में। तो इस पे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट से भी सलाह मशवरा किया था, उनके भी सुझाव जो हैं वो आए थे। तो मैं यही कहूँगा कि जो रिफॉर्म किए गए थे एक्ट्स के द्वारा, जो अब वो विड्रा हो गए हैं, वो एक टेम्परेरी सेटबैक है। अब हमें लाइफ विदाउट दोज एक्ट्स जो है उसको इस सेक्टर के लिए एनवायरनमेंट एक अच्छा बनाना है, और उसमें एमएसपी का भी एक रोल है, एक्सपोर्ट का भी एक रोल है, प्रोसेसिंग का भी एक रोल है, मार्केटिंग में नई टेक्नोलॉजी का अपना रोल है, कंपटीशन बढ़ाने का रोल है, वेयर हाउसेस का रोल है। तो ये बहुत सी चीजें हैं अब जिन्हें थ्रू एग्रीकल्चर के लिए जो एनवायरनमेंट है उसे एक रिम्यूनरेटिव और एनकरेजिंग एनवायरनमेंट रखने के लिए। जी दो विषय हैं सर। एक है कर्ज, किसान को कर्ज से मुक्ति मिले और वो आत्मनिर्भर हो, वो आर्थिक दृष्टि से देश का किसान मजबूत हो। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी देश में दी जा रही है। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कर्ज माफी जैसे इशू आते हैं, दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि जैसा विषय है। जो कर्ज से मुक्त हो, इसके दो पहलू हैं जी। एग्रीकल्चर को चलाने लिए एग्रीकल्चर जब एग्री बिजनेस बन जाता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है। किसान के पास वो अपने साधन इतने नहीं होते, तो एग्री बिजनेस को आगे बढ़ावा देने के लिए किसान को ऋण तो लेना ही पड़ेगा। यदि उसे प्रोग्रेस करनी है उसे ऋण लेना पड़ेगा।
और हमारे जो व्यवस्था ये की गई है कि जो साहूकार से ऋण लेते हो जिसमें इंटरेस्ट रेट 30-50% होता है, एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म में तो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन है उनमें भी काफी इंटरेस्ट कम है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। तो अपने आप में कर्ज का लेना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कर्ज को वापस ना कर पाना किसी वजह से, उस कर्ज का डेब्ट में कन्वर्ट हो जाना, वो उसकी रीपेइंग रिसाइकल जो है उसका रुक जाना, वो एक्चुअली चिंता के विषय जो है रहते हैं। जहां तक आपने कर्ज माफी की बात की, मैं ये कहूंगा कि इस तरह की सिचुएशंस में केस बाय केस अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पूरे प्रदेश के ही किसानों का जो है कर्ज माफ कर जी। दिया, उसके लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव प्रभाव होते हैं। अभी भी बैंकों को इस तरह की एक डिस्क्रिशन है कि उन सिचुएशंस में जहां जेन्युइन रीजंस है, रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक कर्ज माफी टाइप का ही चीज जो है वो अभी भी उसमें एक संभावना है। तो हमें उस तरह की संभावना को कैसे हम ज्यादा सार्थक बनाएं, उसका दुरुपयोग ना हो पाए उसे कैसे बनाएं, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं उनके जेन्युइन रीजन हो सकते हैं लोन ना जी। वापस ना करने के, लेकिन पूरे सेक्टर का लोन ना वापस करने का एक रीजन जो है वो कभी कोई बहुत ड्राउट हो जाए या कुछ हो जाए, उस सिचुएशन की बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो एक जस्टिफाइड नहीं होता, उससे एग्रीकल्चर को ही लॉन्ग रन में नुकसान होता है। रमेश जी, अब जी रमेश जी, एक बड़ा मुद्दा जो रहा है वो खाद्य तेलों का रहा है कि भारत 1990 में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई और आज स्थिति ये है कि देश को आयात करना पड़ता है और इसका बहुत बड़ा असर एक खजाने पे भी पड़ता है। तो तिलहन उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसकी मांग भी की जाती है, सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल उसकी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इतना ज्यादा हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस क्यों हुई, जी। उसका मुख्य कारण यह है कि यदि पर कैपिटा कंजम्पशन हम एडिबल ऑयल की देखें, उसमें एक बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। लोगों की प्रेफरेंस टुवर्ड जो है ऑयली फूड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि किसी भी आप और फूड को ले लें, उससे आप पाओगे कि फल सब्जी दूध किसी में इतनी वृद्धि नहीं हुई पर कैपिटा कंजम्पशन में जितनी के एडिबल ऑयल के केस में हुई। तो एक वो हमारी कंज्यूमर को भी ये अवेयरनेस के बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो एक प्रमुख कारण तो उसका ये बना कि 90 में जो पर कैपिटा ऑयल की कंजम्पशन थी, यदि वही ऑयल की कंजम्पशन या थोड़ी बहुत ज्यादा अब होती तो हमारे इंपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ते, जी। लेकिन वो बड़े हैं, डिमांड करते हैं कंज्यूमर, तो इस सिचुएशन में हम अब आए हैं। अब ये है कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस इतनी ज्यादा होना, जो कि 50% से भी ज्यादा है, कभी किसी वर्ष में 60% भी हो जाती है, वो अपने आप में किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। तो उसके लिए जो एक सबसे बड़ा कदम बड़ा जो पिछले इस वर्ष में उठाया गया है, वो ये है कि हम नेशनल ऑयल पाम मिशन को द्वारा अडॉप्ट करके विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट में अब ऑयल पाम को इसलिए लिया गया कि ऑयल पाम की जो ऑयल की यील्ड है, जो हमारे मस्टर्ड सोयाबीन ग्राउंडनट की जी। ऑयल की यील्ड है, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा होती है। यानी जितना तेल आप 10 एकड़ में पैदा करते हो ग्राउंडनट और मस्टर्ड वगैरह से, उतना आप 1 एकड़ से ऑयल पाम से पैदा कर सकते हो। तो ऑयल पाम के लिए जो उपयुक्त जलवायु है, उपयुक्त एनवायरनमेंट है, वहां पर अगले 4-5 साल में आप देखोगे कि इसको बहुत जो प्लान बना है नेशनल ऑयल सीड पाम प्लान, उसमें किसानों का भी रखा गया है कि रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला मिलेगा, उनको प्राइस मिलेगी, और यदि प्राइस बहुत कम हो जाती है तब भी रमेश उनको जी, एक प्राइस प्रोटेक्शन रमेश जी, मिलेगी। एक नीतिगत सवाल है मेरा आपसे, मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं कि कृषि सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में परंपरागत जो खेती है उसकी विकास दर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है, और क्या इसके लिए पशुधन
या फूड प्रोसेसिंग जैसे जो कदम हैं, हालांकि सरकार ने उस पर भी ध्यान देने की कोशिश की है, कुछ योजनाएं उसको लेकर बनाई गई हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? आप शायद आप जो है प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल हमारी फसलें हैं उनकी बात कर रहे हैं? जो एक ट्रेडिशन तरीका रहा है खेती बाड़ी का, उससे अलग हटके पशुधन विकास है, डेयरी है, पोल्ट्री है, मत्स्य पालन है, बागवानी है। ऐसा है, समय के साथ डिमांड डाइवर्सिफिकेशन होता है जी। यदि आप पर कैपिटा इनटेक ऑफ सीरियल देखें तो पिछले बहुत वर्षों में उसमें कोई इंक्रीज नहीं आया। जाहिर है कि ये जो हमारे सीरियल्स हैं इनकी डिमांड अब देश में कोई 1.5% से ज्यादा रेट पे ग्रो नहीं हो रहा। दूसरी ओर जहां हमारे फल और सब्जियां हैं, लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट हैं, उनकी ये इकोनॉमिक्स का फिनोमिना है कि जब उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी हाई है कंपेयर टू जो हमारे सीरियल्स वगैरह हैं उनसे कहीं ज्यादा है जी। तो उनकी डिमांड की वजह से ये डिमांड लेड ग्रोथ है और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई एडवर्स बात नहीं है। यदि हमारा फिश का उत्पादन अब 10% पर ईयर से बढ़ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड है। इसी तरह हमारा दूध, अंडे और हमारे जो फल सब्जियां हैं इनका भी, क्योंकि हमारा प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है इसकी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जी बिल्कुल, बहुत ही कम है और वही एक कुपोषण का कारण भी है। जी रमेश जी, सीरियल से ज्यादातर हमें जो है कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन ये जो हमारे फल है, सब्जियां हैं, इनसे मिनरल, विटामिन और इस तरह की चीजें जो हमारे अच्छे पोषण के लिए चाहिए वो मिलती हैं। तो कंजम्पशन पैटर्न, जाहिर सी बात है रमेश जी बहुत तेजी से जो कृषि का क्षेत्र है बहुत तेजी से बदल रहा है, काफी उसमें बदलाव हो रहा है। किसान भी खुद को बदल रहा है, सरकार की नीतियां भी बदल रही हैं, इसलिए जो आगामी बजट है उससे किसानों को, कृषि क्षेत्र को खासी उम्मीदें हैं। रमेश जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।